देखो सर, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा जो बात करी थी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात करी थी, प्रदीप गुड मॉर्निंग बेटा, प्रदीप, कविता चौधरी गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ चलो गुड मॉर्निंग सब बच्चों को, गुड मॉर्निंग। हाँ चलो बात को स्टार्ट करते हैं। देखो सर, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात खत्म करी थी वो बात किसकी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी की बात हम लोगों ने जो है वो खत्म करी थी। वीबीटी में हम लोगों ने सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का जो वीबीटी है वो खत्म कर लिया था। कहाँ कहाँ पर स्पेशल केसेज होते हैं, मतलब कहाँ पर एक्सेप्शन आता है, जहाँ पर हम जिस वे में चलते हैं उसके उल्टा काम बनता है, वो सारे के सारे एक्सेप्शंस जो हैं वो भी बेटा मैंने आपको बता दिए थे। जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। अगर वीबीटी से रिलेटेड, वीबीटी से संबंधित किसी भी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो तो वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा बेटा कि क्या आपको वीबीटी में किसी भी टाइप की कोई समस्या है? जल्दी बता दो भाई, क्या वीबीटी में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग, हाँ भाई बाकी सबको कोई दिक्कत? जल्दी बता दीजिएगा सर, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नहीं है सर, नो, ऑल क्लियर। चलो ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो सर, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वाहियात सी चाय के साथ, ठीक है। तो चलो बात को स्टार्ट करते हैं और अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। वीबीटी में जो ड्रॉबैक्स रह गए थे, वीबीटी में जो कमियां रह गई थी, उन ड्रॉबैक्स को, कमियों को दूर करने के लिए एक नया एडवांस्ड थियरी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उस थियरी का नाम बच्चों क्या है? तो अपन उसको कहते हैं, शायद आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, उसको नाम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? सीएफटी। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब सुनते जाना सर, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि सीएफटी जो है वो क्या होता है और कैसे हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं। आराम से सुनना और बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे मतलब ऐसे बोलते हैं कि सर हमें सीएफटी जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। सीएफटी हमें क्या लगता है? मुश्किल लगता है। या फिर ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक में टॉपिक होते हैं जहां पर बच्चा जो क्या कहता है कि सर हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे बच्चा सबसे पहले बोलता है कि हमें एमओटी में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या आयोनिक बॉन्ड जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पर बड़ी प्रॉब्लम आती है। या फिर अपन बाद में जब आगे निकलते हैं तो बच्चा बोलता है कि सर हमें ब्लॉक केमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है। या फिर हम लोग यहाँ पर जब आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आते हैं तो बच्चा दो जगह पर बोलता है, या तो वो बोलता है सीएफटी में जहां पर वो कहता है कि मेरे को प्रॉब्लम फेस होती है, या फिर वो सबसे ज्यादा बोलता है किसमें? जब वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहा होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ रहा होता है, तो बच्चा बोलता है कि सर शिकायत करता है कि हमें ये समझ में नहीं आता, या फिर हमें ये डिफिकल्ट लगता है, या इसके क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन अगर रियल में देखा जाए ना सर, ये चीजें क्या होती हैं? बहुत आसान होती हैं। बस इनके बेसिक पॉइंट्स जो हैं, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, अगर वो आपको पता है और आप उसी वे में उसको लगाते हो तो आपके क्वेश्चंस सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अब देखो हम प्रॉब्लम कहां फेस करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हमने वीबीटी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी। तो अपन क्या करते हैं, वीबीटी के कॉन्सेप्ट्स को घुसाने की कोशिश करते हैं सीएफटी में। अरे भाई वीबीटी पुराना थियरी है, रिजेक्टेड थ्योरी है, वो फेल हो गया था, इसीलिए सीएफटी आया है। सीएफटी में तुम वीबीटी को घुसाओगे बेटा प्रॉब्लम फेस करोगे। वीबीटी अलग कॉन्सेप्ट, सीएफटी अलग कॉन्सेप्ट, दोनों को दो अलग तरीके से पढ़ो, दिक्कत नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम मिक्स करने की कोशिश करोगे तो बेटा वहां पर दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, आपको ना मतलब उसमें ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता था कि जो कोमा होता है या जो मतलब ऊपर जो बिंदी लगाते हैं, अगर वो गलत जगह पर लगा दी जाती है तो पूरे स्टेटमेंट का सत्यानाश हो जाता है। बस वही चीज बेटा यहां पर है, वही चीज यहां पर है। अगर तुमने वीबीटी पढ़ लिया, अब तुम वीबीटी की और वर्नर थ्योरी के कॉन्सेप्ट अगर इसमें सीएफटी में घुसाने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली क्वेश्चन का बैंड बजेगा। बात पल्ले पड़ गई। सेम कहानी बाकी के टॉपिक्स में भी होती है। तो जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट, जो थियरी है, उस थ्योरी को उतना ही रखो,
बाहर की चीजें उसमें इंट्रोड्यूस मत करो। तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम 12th के स्टूडेंट हो, 12th या 12th पास्ट स्टूडेंट हो, तो तुम उसमें नए इंप्लीमेंट मत करो। बात क्लियर है? बस इन्हीं चीजों का आपको क्या करना है सर, ध्यान रखना है, और इन्हीं के बेसिस पे अपन बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप लोगों का जो वीबीटी था, वीबीटी आप लोगों से क्या बोलता था? वीबीटी आप लोगों से क्या बोलता था कि सर आप लोगों का सीएमआई है वो वैकेंट ऑर्बिटल देता है। पहले मैं वीबीटी की बात बता के सीएफटी स्टार्ट करता हूं। वीबीटी क्या बोलता है कि आपका जो सीएमआई होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल देता है, लिगेंड जो है वो लोन पेयर देता है, दोनों के बीच में जो अंतर क्रिया इंटरेक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। एक देने वाला एक लेने वाला, देने वाला लोन पेयर देगा और लेने वाला लोन पेयर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग वीबीटी में बोलते हैं, ये हम लोग वीबीटी में बोलते हैं, ठीक है? ऐसा हम कहते हैं और ऐसा हम समझते भी हैं। लेकिन सीएफटी जो है, सीएफटी इससे बिल्कुल अलग बोलता है। सीएफटी इससे बिल्कुल अलग बोलता है। क्या बोलता है वो सुनना। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टिंग की बात कर लेता हूं। अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रिया होती है, वो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट टाइप का नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब यार इसने पूरी दुनिया बदल दी, इसने पूरी दुनिया बदल दी। क्या बोला कि इंटरेक्शन बिटवीन सीएमआई एंड लिगेंड, सीएमआई और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन की हिंदी क्या होती है, तो अपन क्या बोलते हैं? अंतर क्रिया। क्या बोलते हैं? अंतर क्रिया। जो इंटरेक्शन दोनों के बीच में होता है बच्चों, वो इंटरेक्शन कौन सा होता है? तो अपन ने कहा कि आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक अट्रैक्शन। क्लियर है? ध्यान से सुन लेना। वीबीटी बोलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सीएफटी क्या बोलता है कि इंटरेक्शन कौन सा होता है? इंटरेक्शन कौन सा होता है बच्चों? तो वो बोलता है आयोनिक होता है। इंटरेक्शन कौन सा होता है बच्चों? तो वो क्या बोलता है? आयोनिक होता है। मतलब सीएमआई और लिगेंड के बीच में आयनिक अंतर क्रिया होती है। दिमाग में सेटल रखना बात को। अगले पॉइंट पर चलता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है, हमने आयोनिक बॉन्ड की बात बहुत पहले कर रखी है। आयोनिक बॉन्ड में आप लोग क्या कहते हो कि आयोनिक बॉन्ड में एक केटायन होता है, एक एनायन होता है। केटायन और एनायन के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे आप लोग नाम क्या देते हो बच्चों? आयनिक बॉन्ड। अब सुनना, जो केटायन होता है उस केटायन को माना जाता है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, क्या बोला? केटायन को माना जाता है, मैंने क्या वर्ड यूज किया? माना जाता है, ठीक है? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और एनायन को माना जाता है पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो आपको याद आ रहा होगा फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोग क्या कहते हो कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहां भी क्या लगता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही आयनिक बॉन्ड होता है, यही आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर अट्रैक्शन कौन सा है बच्चों? आयोनिक अट्रैक्शन है। जब आयोनिक अट्रैक्शन होगा, आयोनिक अट्रैक्शन होगा तो बेटा तेरे सीएमआई को क्या लेके चलते हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? ध्यान से सुन लो, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? तो अपन कहते हैं सीएमआई को बिंदु धनावेश लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? बिंदु धनावेश लेके चलते हैं। अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। सर अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है यानी कि ऋण आवेशित लिगेंड है, तो बच्चों ऋण आवेशित लिगेंड है, एनायन है, तो इसको क्या लेके चलेंगे? तो अपन क्या बोल देंगे? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। क्या लेके चलेंगे? पॉइंट नेगेटिव चार्ज, यानी कि बिंदु ऋण आवेश, ऐसा मान के चलना है। क्लियर है? चलो देखो, इसका नाम ही क्या है? थियरी। और थियरी का मतलब क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि सर किसी प्रैक्टिकल चीज को थियरी में एक्सप्लेन करने के लिए, सर थ्योरी में एक्सप्लेन करने के लिए जो अजम्पशंस लिए जाते हैं, उन अजम्पशंस को अपन वर्ड में क्या लेते हैं? थियरी। क्लियर है? तो ये होता है थ्योरी का मीनिंग। अब सुनो, सर मेरे पास है ना न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है, मेरे पास बच्चों क्या हो सकता है? न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है। बच्चों अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा, अगर बच्चों न्यूट्रल लिगेंड होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? भैया न्यूट्रल लिगेंड जैसे H2O। तुम जानते हो H2O में एक पोल पॉजिटिव होता है, एक पोल नेगेटिव
होता है, तुम इसको क्या बोल के चलते हो, क्या बोल के चलते हो, डाइपोल। बच्चा क्या बोल के चलते हो, डाइपोल, द्विध्रुव। तो अपन क्या कहते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड जहां भी होगा बेटा उसको क्या मान के चलोगे, तो आप क्या कह दोगे, पॉइंट डाइपोल। क्या मान के चलोगे, पॉइंट डाइपोल। बात पल्ले पड़ रही है, बहुत आसान बातें बता रहा हूं, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं, अपन इनको देखते हुए चलेंगे। अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर ध्यान से सुनना, सीएफटी क्या कहता है, सीएफटी कहता है कि सीएमआई और लिगेंड के बीच में जो अंतर क्रिया होगी वो कौन सी होगी, आयनिक। क्लियर है, आयोनिक इंटरेक्शन होगा। सीएमआई को मानोगे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक लिगेंड को मानोगे पॉइंट नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड को मानोगे बेटा पॉइंट डाइपोल। ये आपको मान के चलना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब सुनो, अब सुनना, देखो सर क्या होगा, आपका सीएमआई है, उस सीएमआई की मैं बात करूं तो यहां पर मेरा सीएमआई पड़ा है, सीएमआई को मैंने माना है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। जब लिगेंड इसके पास आना चाहेगा, जब लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, ध्यान से सुनना, जब लिगेंड सीएमआई को अप्रोच करता है तो तुम एक बात जानते हो, जब भी बॉन्ड बनता है सर वहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों काम करते हैं। शायद ये बात आपको याद आ रही होगी, जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था तो केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सर ध्यान से सुनना, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों काम करते हैं। तो बस यही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि सर जब आपका लिगेंड सीएमआई को अप्रोच करेगा तो वहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। तो अपन यहां पर अगले पॉइंट पर चलते हैं, अपन क्या लिखेंगे, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज सीएमआई it experiences two types of forces। क्या बोला कि सर जब लिगेंड जो है वो आपके सीएमआई को अप्रोच करता है, लिगेंड सीएमआई की तरफ आता है, लिगेंड सीएमआई के पास आता है, तो क्या होता है, वो दो टाइप के फोर्स, दो प्रकार के बल जो है वो फील करता है, उनको महसूस करता है। क्लियर, कौन कौन से करता है, नंबर 1 सुनना, बात को समझना, ध्यान से देखना, यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा सीएमआई, ये सीएमआई है और सीएमआई का क्या है बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सीएमआई और सीएमआई का क्या है, न्यूक्लियस। सिंपल है। अब सुनना, तुम क्या कहते हो, सीएमआई के न्यूक्लियस के बाहर यहां पर कौन प्रेजेंट है बेटा, तो तुम कह दोगे डी ऑर्बिटल। मैं डायग्राम को इतना इस हिसाब से इसलिए बना रहा हूं ताकि हमें बात को क्या हो जाए, क्लियर कर पाए। ये सीएमआई के पास यहां पर डी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं और चारों लोब में मिलाकर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहां पर बच्चा तेरा लिगेंड, और लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर। लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर। सिंपल थिंग, सिंपल वे में बात करते हैं। अब अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना। देखो भैया, ये लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है, ये लिगेंड इसके पास आ रहा है। अरे भैया, जब कोई किसी के पास जाता है तो 2 चीजें होती हैं, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है, डर भी लगता है, प्यार भी आता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये इस लोन पेयर पर, ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर ये न्यूक्लियस क्या लगाएगा, अट्रैक्शन। ध्यान से सुन लो, क्या बोला कि न्यूक्लियस किसका, सीएमआई का, लोन पेयर किसका, लिगेंड का, इसका न्यूक्लियस इसके लोन पेयर पर क्या लगाएगा, तो तुम क्या बोल दोगे बच्चा, अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगा देगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अपन कह रहे हैं पहला फोर्स कौन सा, तो अपन कह रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्या कह रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण बल। अट्रैक्शन फोर्स कौन लगाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ऑफ सीएमआई एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड। ध्यान से सुन लो, क्या बोला, अट्रैक्शन फोर्स कहां काम करेगा बच्चा, तो अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ऑफ सीएमआई एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड। यानी कि सीएमआई का न्यूक्लियस और लिगेंड का लोन पेयर दोनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। दूसरा सुनना भाई, जब ये पास आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भैया सेम के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर कौन सा फोर्स काम करेगा, तो अपन क्या बोल देंगे, रिपल्सिव फोर्स।
फोर्स। कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है? तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे? फोर्स नंबर 2। फोर्स नंबर 2 कौन सा होगा? तो आप लोग क्या बोल दोगे सर? रिपल्शन फोर्स। क्या होगा? रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। बेटा प्रतिकर्षण बल जो है वो कैसे काम करता है? तो तुम क्या बोल दोगे? किसके बीच में? तो अपन क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ लिगेंड, लोन पेयर ऑफ लिगेंड एंड डी ऑर्बिटल। क्या लिखा? डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ CMI। इनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। ये कहानी किसकी होती है? ये कहानी किसकी होती है? तो हमने कहा कि आपके CFT के बेसिक की कहानी है। ध्यान से सुन लेना। लिगेंड CMI को मान लो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड को पॉइंट डाइपोल, दोनों के बीच में इंटरेक्शन, आयनिक अंतरक्रिया होगी, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, आयोनिक इंटरेक्शन होता है। अब अपन क्या कहते हैं कि जब लिगेंड CMI के पास आना चाहता है, दो टाइप के फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस और लोन पेयर के बीच में। न्यूक्लियस किसका? CMI का। न्यूक्लियस किसका? CMI का। और लोन पेयर किसका बच्चा? लिगेंड का। लोन पेयर किसका बच्चा? लिगेंड का। क्लियर है? अगली बात अपन क्या कह रहे हैं कि सर रिपल्शन लगेगा, तो अपन कह रहे हैं डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ CMI एंड लोन पेयर। क्लियर है? इसके बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारे भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारे और कोई डाउट हो तो बताओ। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारे और कोई डाउट हो तो बताओ। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फास्ट खींच दें इसको ताकि हम लोग आगे बात करें। जल्दी करें सर, थोड़ा सा फास्ट खींचें। हाँ भाई, हो गया भाई, सबका हो गया? चलो डन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। टॉपिक हमारा है CFT में हम दो बातें कर चुके हैं। CFT में दो बातें जो हैं वो बेटा हम कर चुके हैं। कौन कौन सी बातें हो चुकी हैं? तो आपने क्या बोला कि सर हमारे पास इतना कुछ हो चुका है। ठीक है, तो चलो सर आगे बात को बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट पर बात को लेके चलते हैं। आगे बात को बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। देखो, अब देखो सर, अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। अपन बात करते हैं बच्चों किसकी? डी ऑर्बिटल की। सर आपका जो डी कक्षक है, उस डी कक्षक में क्या क्या होता है उसको हम लोग यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। आप लोग क्या कहते हो कि सर डी सबशेल जो होता है, डी उपकोष जो होता है, उस डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं? टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बात को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं कि आप लोगों का जो डी सबशेल है, डी उपकोष जो होता है, डी सबशेल जो होता है, उसमें टोटल कितना ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अपन कहते हैं कि 5 में से, ध्यान से देखना जो बात कर रहा हूं, 5 में से हम लोग उनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं सुनते जाना। पहला जो नाम आता है वो आता है एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्या नाम आता है? एक्सियल डी ऑर्बिटल। दूसरा नाम क्या आता है? तो आप लोग क्या बोलते हो? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्लियर है? आप लोग क्या कहते हो? अक्षीय डी कक्षक और निरक्षीय डी कक्षक, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, अब सुनो, अपन कहते हैं कि एक्सियल डी ऑर्बिटल जो है और नॉन एक्सियल जो होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो एक्सियल का मतलब होता है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो अपन क्या कहते हैं? एलोंग एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी अपन बात करें तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहां पर होते हैं?
तो अपन कहते हैं कि सर इनकी लोब जो है वो कहां पर होती है, बिटवीन एक्सिस होती है। कहां पर होती है, बिटवीन एक्सिस होती है। क्लियर है? अब सुनो, अपन कहते हैं कि सर अलोंग एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होती है। तो आप लोग कहते हो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बेटा दूसरा कौन सा होता है, डी जेड स्क्वायर। बिटवीन द एक्सिस जो होता है उसमें आपने पढ़ा होगा, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, और एक होता है डी जेड एक्स। ये तीन ऑर्बिटल जो हैं वो आपके पास यहां पर प्रेजेंट होते हैं। शायद ये बात सब बच्चों को भली भांति से क्या है, पता है। ये बात जो है वो सब बच्चों को क्या है, भली भांति से पता है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, अगर अपन क्या कहते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड, ध्यान से सुनना, कोई भी बाह्य क्षेत्र, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जैसे मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो, दोनों में से कोई सा भी हो या दोनों हो, अगर वो अब्सेंट होते हैं तो इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम। क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। इसको आप लोग नाम देते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षक, यानी कि वे कक्षक जिनकी ऊर्जा बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में समान होती है, उसे कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। क्लियर है? लेकिन अपन क्या कह रहे हैं कि सर हम यहां पर लेकर आएंगे किसको, लिगेंड को। लिगेंड आएगा तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों लगते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि अगर हमें बात करनी हो ज्योमेट्री के हिसाब से, तो हमें यहां पर बात करनी होती है तीन प्रकार की ज्योमेट्री की, एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। इन तीनों की बेटा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सुनते जाना। अपन क्या कहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ले लो, इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, कोई भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ले लो, कोई भी हो सकती है तीनों में से, वैसे होती बहुत सारी हैं लेकिन आपको तीन के बारे में ही बात करनी होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि कोई भी एक विशिष्ट ज्यामिति ले लो। ठीक है, जब लिगेंड मेटल के पास आता है, जब लिगेंड मेटल के पास आता है तो वो लिगेंड क्या करता है, तो अपन ने कहा कि इन डी ऑर्बिटल के कांटेक्ट में आता है। जब इन ऑर्बिटल के कांटेक्ट में आता है तो वो कुछ डी ऑर्बिटल के पास होता है और कुछ के दूर होता है। ध्यान से सुनना, कोई भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ले लो, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो कुछ ऑर्बिटल के तो वो पास होता है और कुछ ऑर्बिटल से क्या होता है, दूर होता है। तो भैया पास और दूर होता है तो अपन कहते हैं कि अगर डिस्टेंस बदलती है तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है उनका वैल्यू भी क्या करता है, चेंज होता है। तो अगर ये वैल्यू चेंज होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन चेंज होता है, तो अपन कहते हैं कि वहां पर इन ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो सेम नहीं रह पाता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, अपन क्या कहते हैं, मान लो कि आप यहां पर हो, ये आप हो, ठीक है, ये मैं हूं। क्लियर है? ये आप हो और मैं क्या करता हूं, आप मेरे क्लोज हो, तो मैं आपको लाफा मारता हूं तो लाफा आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये आपका पहला केस। दूसरा, ये आप हो यहां पर और मैं हूं यहां पर, मेरा हाथ यहां पर है और मैं आपको लाफा मारना चाहता हूं, डिस्टेंस चेंज हो चुकी है तो ये आपको सिर्फ टच करके निकल जाता है। तो क्या दोनों केसेस में आप लोगों पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी लगा हो, जो फोर्स लगा है वो सेम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो सेम कंडीशन बच्चों यहां पर होती है, सेम कंडीशन बच्चों यहां पर होती है। यहां पर क्या होता है कि आप लोगों का लोन पेयर जो होता है लिगेंड का, वो कुछ डी ऑर्बिटल के क्लोज होता है और कुछ के क्या होता है, डिस्टेंस पे होता है। तो वहां पर जो रिपल्सन लगता है वो अलग अलग टाइप का लगता है, जिसकी वजह से इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती, इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती। तो अपन क्या कहते हैं कि भैया फिर क्या होगा, तो सुन लो, जिसके क्लोज होगा उस पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो तुम्हें मैंने एक बात बता रखी है कि केमिस्ट्री में जब भी रिपल्सन लगेगा सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, जब भी रिपल्सन लगेगा एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात पहले पड़ गई। जहां रिपल्सन कम लग रहा था वो इसको मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी में क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला, जहां पर रिपल्सन ज्यादा लगता है, रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका बढ़ेगा, जिस पर रिपल्सन क्या लग रहा है, ज्यादा। इसको मेंटेन करने के लिए बचे हुए ऑर्बिटल का एनर्जी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है।
बात पल्ले पड़ गई। तो आपके डी ऑर्बिटल पहले सेम एनर्जी पर थे, अब एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ध्यान से सुनना जो मैं बात लिखने वाला हूं। इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, एक विशिष्ट ज्यामिति में, इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, एक विशिष्ट ज्यामिति में क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ligand is close to sum of d orbitals and far from other d orbitals। क्या लिखा कि एक विशिष्ट ज्यामिति में लिगेंड जो होता है वो कुछ डी कक्षकों के पास होता है और कुछ कक्षकों से क्या होता है, दूर होता है। सिंपल सी बात है। तो अपन क्या कहते हैं यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि सर डी ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस क्या, तो अपन क्या बोलेंगे कि डिफरेंट क्या, रिपल्सिव फोर्स, डिफरेंट रिपल्सिव फोर्स। यानी कि आपके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो भिन्न प्रतिकर्षण बल को महसूस करते हैं। जब भिन्न प्रतिकर्षण बल को महसूस करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, इट रिजल्ट्स, ये क्या रिजल्ट देता है, तो अपन क्या बोलते हैं, इट रिजल्ट्स डी ऑर्बिटल्स are splitted into different energy level। क्या लिखा कि सर इसके रिजल्ट में, इसके परिणाम में क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो दो अलग ऊर्जा के लेवल में, दो ऊर्जा अलग स्तरों में, दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, इट कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है वो इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है वो इसको कहा जाता है। अब सुनना अगली बात, अपन क्या कहते हैं कि सर एनर्जी डिफरेंस, ध्यान से सुन लेना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डी ऑर्बिटल्स, यानी कि डी कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, डी ऑर्बिटल्स इज called crystal field splitting energy। क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है, ये अगला पॉइंट होता है, अगली कहानी होती है। अगर किसी बच्चे को डाउट लगे तो वो मेरे को बता दो, अदरवाइज फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे तो आप मेरे को बता दो कि हाँ सर हमें इस पॉइंट में क्या है, डाउट है, जल्दी करें भाई थोड़ा सा। डन सर, हो गया भाई सबका स्क्रीनशॉट, कोई डाउट नहीं है किसी को, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ध्यान से सुनना, क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनना। देखो सर, कोई भी ज्योमेट्री होती है, कोई भी ज्योमेट्री ले सकते हो, जैसे ऑक्टाहेड्रल। अभी मैं ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लूंगा तो आप लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ध्यान से सुनते जाना। अपन क्या करें, सिर्फ मैं बेसिक बातें बता रहा हूं बेटा, बेसिक बातें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, CMI है, डी ऑर्बिटल 5 है, पांचों का एनर्जी सेम है, पांचों का एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, जब बाहर से इसको कोई रिपल्सन मिलता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मिलता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं,
इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो लिगेंड कहीं तो पास होता है और किसी के दूर होता है। जिसके पास होता है उस पर रिपल्सन ज्यादा लगता है, जिस पर रिपल्सन ज्यादा लगता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। जिस पर रिपल्सन कम लगता है वो इसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी में घट जाता है, एनर्जी को कम कर लेता है। तो डी ऑर्बिटल का ये जो स्प्लिटिंग होता है इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्लियर है? और ऑर्बिटल के बिटवीन ये जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। अब अपन है ना सर कोई एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ले लेते हैं, कोई भी एक ज्योमेट्री ले लेते हैं और उसकी बात को हम निपटा देते हैं। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे कि सर CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल होते हैं, उनमें जो आपकी CFT होती है, उस CFT की बच्चों हम क्या करते हैं यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है कि वहां पर जो CFT है वो कैसे काम करता है, कैसे आप लोग उसके बारे में बातें करते हो, उसको देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और बात को समझना। अपन क्या कह रहे हैं कि सर हमें यहां पर CFT बनाना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसके साथ क्या होगा। यहां पर मैं एक काम करता हूं, एनर्जी लेवल को ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर बच्चों आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो क्या कि सर आप लोगों का अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है तो सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या करता है बच्चों? डिक्रीज करता है। सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो बच्चों हमें उसी को मेंटेन करना है, उसी को समझना है, उसी के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो सर आप लोग कहते हो कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल होता है, उस डी ऑर्बिटल में, सॉरी डी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। क्लियर है? तो आ जाओ। पहला ध्यान से सुनना, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सर यहां पर ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। ये आपके 5 डी ऑर्बिटल हैं। ठीक है, मैंने 5 लाइनें बनाई हैं। इन 5 लाइनों का मतलब क्या है? ये 5 डी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 5 डी ऑर्बिटल जो हैं इनका एनर्जी लेवल यहां पर है। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। क्या किया कि सर डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। तो 5 लाइनें हमने यहां पर बना दी। ये है इनका एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी कब? जब लिगेंड है ही नहीं, जब लिगेंड है ही नहीं। तो अपन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात इसमें आने वाली है। क्या बोलेंगे कि सर ये पॉइंट क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे? ये है एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि डी कक्षकों की औसत ऊर्जा। कब? तो अपन क्या बोलेंगे? इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड। लिगेंड की अनुपस्थिति में, लिगेंड की अनुपस्थिति में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा जो है वो क्या है बेटा? ये है औसत ऊर्जा। क्या है बच्चों? ये है। क्लियर? अब सुनना अगली बात। अपन एक काम करते हैं, अपने को बनाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाने का मतलब कितने लिगेंड चाहिए? 6 लिगेंड। कितने लिगेंड चाहिए? 6 लिगेंड चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? आपने कहा कि सर इनके पास हम लोग क्या लेके आते हैं? 6 लिगेंड लेके आते हैं। ये लो सर, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि यहां पर प्लस 6 लिगेंड, प्लस 6 लिगेंड इसके पास लेके आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या किया? 6 लिगेंड लेके आते हैं। अब तुम बोलोगे कि अगर 6 लिगेंड लेके आएंगे तो ध्यान से सुनना क्या होगा? ये तेरा CMI, ये तेरा CMI, 6 लिगेंड आ रहे हैं। तो ये ले पहला लिगेंड, ये ले बेटा दूसरा लिगेंड,
ये ले बेटा तीसरा लिगेंड, ये ले बेटा चौथा, ये ले बेटा पांचवा, ये ले छठवां लिगेंड। जब 6 लिगेंड इसके पास आएंगे तो यहां पर क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन लगेगा किसके बीच में, इस CMI के डी इलेक्ट्रॉन, इस CMI के डी इलेक्ट्रॉन और इन लिगेंड के लोन पेयर के बीच में। तो आप लोगों के ये जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं, ये रिपल्सन को फील करके एनर्जी में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या बोला, रिपल्सन को फील करके एनर्जी में बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगले पॉइंट पर मैं बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पर मैं बढ़ता हूं। जब लिगेंड आ जाएगा, जब लिगेंड आ जाएगा तो आपके पास जो कंडीशन बना है उस कंडीशन को मैं यहां पर बताता हूं। ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर आपके पास डी ऑर्बिटल कितने थे, 5, तो मैंने पांचों के पांचों यहां पर बना दिए। ठीक है, ये लो 1 2 3 4 5। ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। यानी कि लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में आप लोगों के डी ऑर्बिटल का क्या है बच्चों, एनर्जी लेवल है। अब सुनना, ये चीज जो है इसको हम लोग और ज्यादा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहते हो कि सर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है, ध्यान से सुनना, साइड में बता रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 या sp3d2 होता है। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल बच्चा तेरा आता है वो होता है dx² माइनस y² और dz²। ये ऑर्बिटल आता है, सही बात है, ये ऑर्बिटल आता है। बेटा जब ये ऑर्बिटल आता है तो तेरे पास कंडीशन कैसी बनती है उसको ध्यान से देखना। अपन क्या कहते हैं, dx² माइनस y² और dz² दोनों एक्सियल डी ऑर्बिटल हैं। अगर बेटा एक्सियल डी ऑर्बिटल हैं तो अपन क्या कहते हैं कि ये कहां पर होते हैं, एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ले ले। अगर मैं पहला डी ऑर्बिटल बनाता हूं तो तू क्या कहता है कि तेरा डी ऑर्बिटल जो है वो एक्सिस पर बना ले। बेटा जब तू एक्सिस पर बना लेगा तो तेरा डी ऑर्बिटल तेरे को ऐसा दिखेगा। ये डी ऑर्बिटल कौन सा है बोलो बच्चों, ये डी ऑर्बिटल कौन सा है, dx² माइनस y²। क्लियर है, एक एक्सियल का एग्जांपल मैंने ले लिया, एक एक्सियल का एग्जांपल मैंने ले लिया। अब सुनो, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक क्यूब बना देता हूं। क्या बना देता हूं, क्यूब बना देता हूं। ठीक है, और क्यूब जो है उस क्यूब का एक फेस बना लेता हूं। ये लो सर, ठीक है। अब अगली बात सुनना, सर एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर dxy की अगर बात करनी हो, dxy की बात करनी हो तो ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है। इसके लोब कहां पर होंगे, तो आप लोग क्या बोल दोगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे और यहां पर होते हैं। कहां पर होते हैं, यहां पर। कहां पर होते हैं बच्चों, यहां पर। याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा पुरानी चीजें, बहुत कुछ समझने में आएगा आज। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ऐसा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि हमारी चीजें जो हैं वो हमें क्या हो जाए, क्लियर। हमारी जो चीजें हैं वो हमें क्या हो जाए, क्लियर। क्लियर, ये ऐसा आपका डी ऑर्बिटल, ये आपका डी ऑर्बिटल। ठीक है, मैं बना देता हूं, ये जो ब्लैक वाला है ये आपका कौन है, dx² माइनस y²। ये जो रेड वाला तुम देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, dxy। अब तुम खुद देखना, ध्यान से देखना। अब लेके आते हैं किसको, लिगेंड को। किसको लेके आते हैं, लिगेंड को। बच्चा जब लिगेंड को लेके आएंगे ना तो देखो, वो जब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे आएगा तो यहां पर कौन होगा, लिगेंड। यहां पर बच्चों कौन होगा, लिगेंड। यहां पर कौन आएगा, लिगेंड। और यहां पर कौन आ रहा है, लिगेंड। क्लियर है, क्लियर है, बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, सर ये जो एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान से सुनना जो बात बताने वाला हूं, एक्सियल डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्यूब के फेस सेंटर से बाहर निकलते हैं। क्या बोला, एक्सियल डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्यूब ले लो और उस क्यूब के फेस से बाहर निकलते हैं। जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब का एक फेस है, इस फेस के सेंटर से यहां से क्या करते हैं, वो बाहर निकलते हैं। बात पल्ले पड़ गई। तो ये जो तुम्हें डॉट दिख रहा है ये कहां पर है, इस क्यूब के फेस सेंटर पर। बात क्लियर है सबको। अब अगली बात सुनना,
सर ये जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है, ये एज सेंटर से बाहर निकलता है। कहां से निकलता है? एज सेंटर से। कहां से? एज सेंटर से। क्लियर है? याद रखना। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि अगर ऐसा काम होगा, ऐसा काम होगा, तो ध्यान से सुनो। ये एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल जो है, एक्सियल ऑर्बिटल जो है, उसको लिगेंड कितने डिग्री पर मिल रहा है? 0 डिग्री पर। आमने सामने मिल रहा है, 0 डिग्री का रिपल्शन है। क्लियर? लेकिन सर ये वाला जो है, इसको लिगेंड कितने डिग्री पर मिल रहा है? 45 पर। ऐसे। कैसे? ऐसे। बात क्लियर है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर एक्सियल जो होता है, यहां पर लिख देता हूं, एक्सियल डी ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल कितने डिग्री पर मिलता है? 0 डिग्री पर। और नॉन एक्सियल जो होता है, नॉन एक्सियल जो होता है वो कितने पर मिलता है बच्चों? 45 पर। नॉन एक्सियल कितने पर मिलता है? 45 पर। बात क्लियर है सबको? बात क्लियर है सबको? क्या बोला वापिस सुन लो। एक्सियल को लिगेंड, ये जो हरा हरा, सॉरी नीला नीला दिख रहा है, ये कौन है बच्चा? तेरा लिगेंड। ये कौन है बच्चा? तेरा लिगेंड। तो अपन क्या कह रहे हैं? अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये लिगेंड जो है, वो लिगेंड जो है वो एक्सियल ऑर्बिटल को कितने डिग्री पर मिलता है? 0 पर। सर नॉन एक्सियल को कितने पर मिलता है? 45 पर। कितने पर? 45 पर। इतनी बात क्लियर है। अब अपन क्या बोलेंगे? अब अपन क्या बोलेंगे कि सर ये जो है, ये जो इस टाइप का सिनेरियो है, इसको अपन क्या नेम देते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? वो सुनना। ये इस टाइप से एक स्फेरिकल, इस टाइप से एक स्फेरिकल क्लाउड जो है वो क्या है? आप लोगों के पास बन जाता है। क्लियर है? इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? वो सुनना। अपन कहते हैं हाइपोथेटिकल। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल स्फेरिकल, हाइपोथेटिकल स्फेरिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य ऑर्बिटल। क्या बोला? हाइपोथेटिकल स्फेरिकल इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की कहानी आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ऐसा बनाया हुआ है, समझाया हुआ है। क्लियर? ये हाइपोथेटिकल स्फेरिकल इक्विवेलेंट ऑर्बिटल यानी कि सर काल्पनिक गोलीय तुल्य कक्षक जो है वो आपको यहां पर क्या होते हैं? मिलते हैं। इतनी बात क्या सब बच्चों को क्लियर है क्या? अरे भाई इतनी बात क्या सब बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो, क्या इतनी बात जो मैंने बताई है क्या आपको क्लियर है या मैं आगे बढ़ूं? क्लियर है या अपन आगे बढ़ें? जल्दी बोले भाई, क्या इतनी बात बच्चों सबको क्लियर है क्या? यस और नो? यस। सिंपल है ना, आसान है। देखो समझते जाना, दिक्कत नहीं होगी, समझते जाना, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हाँ अब सुनना, अपन क्या कह रहे हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, टोटल डी ऑर्बिटल कितने थे? 5 कौन कौन से? आपने कहा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब बोलो भाई, अब बोलो, ध्यान से बोलना। इसको मिल रहा है 0 डिग्री पर, इस एक्सियल को रिपल्सन क्या मिलेगा? ज्यादा। जिसको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा बच्चा, जिसको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा बच्चा, उसका एनर्जी क्या कर जाएगा? उसका एनर्जी क्या कर जाएगा? तो अपन क्या कहते हैं कि एवरेज एनर्जी से इंक्रीज कर जाता है। एवरेज एनर्जी से क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। एवरेज एनर्जी से क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या होता है? डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? जिन डी ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज करा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, उसको आप लोग नाम देते हो क्या? इजी सेट, इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब सुन लो, अब सुन लो, यहां पर जो जी लिखा ना भाई, जी का मतलब होता है जीरेड। जी का मतलब क्या होता है? जीरेड। याद आ रहा होगा, एमओटी में मैंने जीरेड और अनजीरेड पढ़ाया है। एमओटी में मैंने जीरेड और अनजीरेड पढ़ाया है। जीरेड का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल। जीरेड से मतलब क्या होता है कि वहां पर सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगली बात सुनना। अपन कहते हैं इनको रिपल्सन मिलता है 45 पे,
इनको रिपल्सन मिलता है 45 पे। बच्चा जब रिपल्सन मिलता है 45 पे, रिपल्सन लगता है कम, तो इनकी बढ़ी हुई एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज। एनर्जी हो जाती है डिक्रीज। और अपन क्या कहते हैं कि एनर्जी में कहां पहुंच जाते हैं? नीचे। एनर्जी में कहां पहुंच जाते हैं? नीचे। ये हो जाता है dxy, ये हो जाता है dyz, और ये हो जाता है dzx। इसको बोलते हैं बेटा T2g, T2g शेट ऑर्बिटल, T2g शेट ऑर्बिटल। क्लियर है? अब इनका ये जो एनर्जी लेवल, ये जो बीच का ये जो एवरेज एनर्जी लेवल होता है, ये जो एवरेज एनर्जी लेवल होता है बेटा, तुम इसको नाम देते हो क्या? तो अपन कहते हैं इसको बोला जाता है बैरी सेंटर। क्या बोला जाता है? बैरी सेंटर। इस बैरी सेंटर से कुछ का एनर्जी बढ़ गया, कुछ का एनर्जी घट गया। जो एनर्जी बढ़ता है घटता है वो बाद की बात है। ये जो इनका इन दोनों ऑर्बिटल T2g और Eg के बीच में ये जो एनर्जी गैप तुम देखते हो, इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं क्या? तो अपन कहते हैं इसको बोला जाता है क्रिस्टल। इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा प्रदर्शित किससे करते हैं? डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। अगली बात सुनना, डेल्टा से प्रदर्शित किया किसके लिए है बेटा? ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो क्या लगा देते हैं? डेल्टा ओ। क्या लगा देते हैं? डेल्टा ओ। सिंपल है। अब सुन लो, देखो सर, इनका एनर्जी बढ़ा और इनका एनर्जी क्या हो गया? घट गया। ठीक है? ये जो एनर्जी घटता है ये इसका कितना होता है? तो अपन कहते हैं घटे हुए को माइनस 0.4 डेल्टा ओ। क्लियर है? बात सिंपल है। ये जो बढ़ा हुआ है इसको बोलते हैं प्लस 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है? 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल, टोटल डेल्टा ओ 2 और 3 के रेशियो में इनको क्या कर दो बेटा? ब्रेक कर दो, तो आप लोगों को आपका जो आंसर है वो मिल जाता है। ये कितना हो जाएगा? तो अपन क्या कह देंगे कि सर इस टाइप से कहानी बन जाएगी। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कहानी किसकी होती है? तो आप लोग क्या बोल देते हो? इसकी कहानी होती है। ओके, सिंपल है, आसान है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। आराम से समझ लो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझ लो। कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। कोई भी समस्या लगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट से बताया है, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। आराम से देख लो, एक एक चीज को समझ लो। अगर किसी भी पॉइंट में बेटा कोई डाउट लगे तो मेरे को बता सकते हो कि हाँ सर हमें यहां पर दिक्कत है। ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, और कोई दिक्कत लगे तो बच्चा मेरे को बता दो। कोई दिक्कत लगे तो बच्चा मेरे को बता दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही स्क्रीनशॉट हो डन डनाडन बोल दो। ठीक है? बिल्कुल, हाँ जल्दी करें सर। जल्दी करें। हाँ भाई, हो गया सर? डन, बहुत बढ़िया सर। अगर कोई दिक्कत ना बेटा, देखो अगर रत्ती भर भी दिक्कत लगे ना भाई, बता देना, टेंशन मत लियो, बुरा मत मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बता देना समस्या लगे तो। ठीक है? क्योंकि बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है CFT और बहुत समझने वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है सर? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस बात को खत्म करते हैं। तो अपन ने क्या बोला कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें d ऑर्बिटल जो हैं वो किस टाइप से स्प्लिट होते हैं, किस टाइप से उनका विपाटन होता है, वो चीज़ें हमारे सामने है। क्लियर है? ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सर किसके साथ कब कब क्या क्या होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखो सर, अब ध्यान से सुनना। देखो सर, d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो चुका है।
डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो चुका है। अगर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया तो अब हम बारी आएगी किसकी, कि इन डी ऑर्बिटल में, सीएमआई के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर आफ्टर स्प्लिटिंग, जब स्प्लिटिंग हो जाती है, आफ्टर स्प्लिटिंग जब स्प्लिटिंग हो जाती है, अगले पॉइंट पर चलता हूं, डायग्राम को आधा अभी बाकी रखेंगे। तो अपन ने क्या बोला कि आफ्टर स्प्लिटिंग यानी कि विपाटन के पश्चात आफ्टर स्प्लिटिंग अपन क्या बोलेंगे कि सर ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोला, विपाटन के बाद, ऐसा होने के बाद इन डी ऑर्बिटल, डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दो एनर्जी पर डिपेंड करता है। कौन सा, ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन टू एनर्जीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि विपाटन के पश्चात डी ऑर्बिटल जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो एनर्जी पर डिपेंड करता है। नंबर 1, पहला एनर्जी कौन सा, डेल्टा ओ, पहला एनर्जी डेल्टा ओ। तो अपन क्या कहते हैं कि सर पहला एनर्जी कौन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको आप लोग क्या लिख के चलते हो, डेल्टा ओ। नंबर दो जो है वो कौन सा होता है, पेयरिंग एनर्जी। क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, जिसको आप लोग पीई लिख के चल सकते हो। हिंदी में इसको कहते हैं युग्मन ऊर्जा। क्या कहते हैं, युग्मन ऊर्जा। अब सुनो भाई, पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, पेयर, युग्म। ध्यान से सुनना बेटा, ये कोई एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल है, अनपेयर्ड है, अकेला है, अयुग्मित है। इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। सही बात है। अगर इनको पेयर करवाना है, युग्मित करवाना है, तो हमें इस रिपल्सन के ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। और बेटा जब तुम रिपल्सन के ऑपोजिट चलोगे तो सिस्टम को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हम सिस्टम को एनर्जी देंगे, एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है वो सुन लो, पेयरिंग एनर्जी तो अपन क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। यानी कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उसे क्या बोला जाता है, पेयरिंग एनर्जी। क्या बोला, एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उसे क्या बोला जाता है, पेयरिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है, पेयरिंग एनर्जी। इन दोनों पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर वो निर्भर करता है। तो आ जाओ भाई, अब देखो सर क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होता है। तो आ जाओ, अब देखो सर यहां पर ये वैल्यू कैसे बदलती है, ये चीजें कैसे बदलती है, इनकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, केस नंबर 1, पहले केस पर चलते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ SFL। हाँ भाई, याद करो वो दिन जब मैंने वीबीटी में SFL के बारे में बताया था। SFL का मतलब क्या होता है कि लिगेंड और मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो तुम क्या बोलोगे कि भैया ध्यान से सुनना, ये आपका कौन है, 5d ऑर्बिटल। ध्यान से सुन लेना भाई, ये आपके बेटा कौन है, 5d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5। ये n-1d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये n-1d ऑर्बिटल है। लिगेंड आपने लिया कैसा, SFL। अब बोलो भैया, अगर कोई एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने आएगा
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने आएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनता है? जब मेटल और लिगेंड के बीच में दूरियां क्या हो? कम। मेटल और लिगेंड के बीच में दूरियां क्या हो? कम। अब सुनो, अगर मेटल और लिगेंड के बीच में दूरी कम है, मेटल और लिगेंड के बीच में दूरी कम है, तो लिगेंड का लोन पेयर और मेटल का डी ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन भी क्या होगा? ज्यादा। वापस सुनना, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो दूरी कम है, दूरी कम है तो लिगेंड का लोन पेयर और सीएमआई का डी इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन क्या लगेगा? ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो अपन क्या बोलेंगे? रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर T2G सेट और EG सेट के बीच में, T2G सेट और EG सेट के बीच में जो एनर्जी गैप आता है वो एनर्जी गैप भी क्या आएगा? ज्यादा। वो एनर्जी गैप भी क्या आएगा? ज्यादा। और वो एनर्जी गैप कौन सा है? डेल्टा ओ। वो एनर्जी गैप कौन सा है? डेल्टा ओ। वो एनर्जी गैप कौन सा है? डेल्टा ओ। बात क्लियर है सबको? अब सुनो, अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं? अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये डेल्टा ओ है। सिंपल बात है ना। अब सुनना, अब सुनना, ये डेल्टा ओ क्या है? ज्यादा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं तो सर इसका वैल्यू पहले से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब पेयर होता है तो जो एनर्जी लेता है वो इसके कंपैरिजन में क्या रह जाती है? कम। इसके कंपैरिजन में क्या रह जाती है? कम। तो अपन क्या कहते हैं? डेल्टा ओ का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है? ज्यादा। डेल्टा ओ का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है? ज्यादा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अगली बात अपन क्या कहते हैं कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम, पेयरिंग एनर्जी कम, तो एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी, अपन हमेशा कौन सा काम करते हैं? जो ज्यादा एंडोथर्मिक हो या कम एंडोथर्मिक हो? तो अपन क्या कहते हैं? जहां पर एनर्जी कम लगती है वो काम किया जाता है। यहां पर किसका वैल्यू कम है? पेयरिंग एनर्जी का। पेयरिंग एनर्जी का कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में रिक्वायर्ड एनर्जी कम चाहिए। कम चाहिए तो अपन क्या बोलेंगे? तो यहां पर जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? परफॉर्म होता है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? परफॉर्म होता है। तो अपन कहते हैं ना, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या हो जाते हैं? पेयर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है और पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू बच्चा क्या होता है? कम होता है। तो अपन क्या कहते हैं? ऐसे केस में पेयरिंग क्या होती है? पॉसिबल होती है। पेयरिंग क्या होती है? पॉसिबल होती है। पेयरिंग क्या होती है? पॉसिबल होती है। क्लियर है? चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे केस में इन प्रेजेंस ऑफ WFL, इन प्रेजेंस ऑफ WFL, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस की मैं बात करता हूं, WFL की मैं बात करता हूं। अपन क्या कहते हैं? WFL होगा तो अपन क्या कहते हैं? लिगेंड और मेटल के बीच का बॉन्ड वीक होगा। लिगेंड और मेटल के बीच में दूरी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो लोन पेयर और डी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम लगेगा। रिपल्सन कम लगेगा तो तुम क्या बोलोगे? ये तेरे डी के 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5, इन 5 ऑर्बिटल की जब तू बात करेगा तो तू क्या बोलेगा? ये n-1 डी के ऑर्बिटल हैं और n-1 डी ऑर्बिटल हैं, तो तू क्या बोलेगा? ये तेरा कौन है? Eg। और बेटा ये तेरा कौन है? T2G। ये तेरे ऑर्बिटल तेरे पास प्रेजेंट हैं, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है बच्चों? डेल्टा ओ। यहां पर डेल्टा ओ क्या मिलता है? कम। डेल्टा ओ क्या मिलता है? कम। अगर बच्चा डेल्टा ओ कम मिलता है तो तू क्या बोलेगा कि डेल्टा ओ का वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या मिलती है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो तू क्या बोलेगा? कम एनर्जी वाला काम किया जाएगा। कम एनर्जी वाला काम किया जाएगा तो तू क्या बोलेगा कि नो पेयरिंग पॉसिबल। सो नो पेयरिंग, नो पेयरिंग पॉसिबल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन जो है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार एनर्जी कम कौन सा है? ये पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू क्या है? ज्यादा। पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू इससे कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे? बैंड बच जाएगा। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो बेटा, अगर दिक्कत लगे तो बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो कि क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है?
फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो डन बोल दो बेटा, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। डन बोल दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आसानी से आप इनको कर सकते हो, आसानी से आप इनको कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जल्दी से बना लो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं बेटा, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हो गया हो तो डन डनाडन बोल के खत्म कर दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, जब इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, आगे के पॉइंट की बात करते हैं भाई। ठीक है, इसको मैं एज इट इज रखता हूं क्योंकि ये अब बहुत काम आने वाला है। आप क्या कहते हो कि अगर SFL होता है तो आपके पास क्या होता है, पेयरिंग होता है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू कम होता है। WFL होता है तो पेयरिंग नहीं होता, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी से क्या मिलता है, ज्यादा। एक काम करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं DN। बच्चा DN का मतलब क्या होगा, DN का मतलब क्या होगा, जैसे D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये है DN। N का मतलब क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? अब देखो इधर की साइड बच्चा अपन बात करेंगे कि अगर SFL होता है, और इधर अपन बात करेंगे कि यदि WFL होता है तो क्या होता है। SFL होता है तो क्या होता है, WFL होता है तो क्या होता है। आ जाओ बच्चों, बात को स्टार्ट करते हैं। देखो सर, लिगेंड फील्ड के इफेक्ट में T2G की एनर्जी कम और Eg की एनर्जी क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है तो आब्बो प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, आब्बो प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में भरा जाता है। आब्बो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में क्या किया जाता है, भरा जाता है। आपने N+L रूल पढ़ा होगा। N+L रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में चिपका दो, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में चिपका दो। क्लियर है? आ जाओ, यहां पर D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो T2G में भी कितना बेटा, 0 और Eg में भी 0। यहां भी T2G में 0 और Eg में कितना है, 0। कोई दिक्कत नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, आ जाओ। यहां पर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ये रहा, दिख रहा होगा। जब SFL है और ये आपका WFL, इसमें ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1। दोनों में ले लिया बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बोलो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो आब्बो और N+L क्या कहता है, पहले लोअर एनर्जी में जाएगा। पहले कहां जाएगा बेटा, लोअर एनर्जी में जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, लोअर एनर्जी में जाएगा। क्लियर है? जब बेटा पहले लोअर एनर्जी में जाएगा तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखो, D1 का कॉन्फ़िगरेशन SFL के इफेक्ट में क्या बनेगा, T2G1 और Eg में 0। यहां भी कितना बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, T2G में 1, Eg में 0। ठीक है? आप लोग है ना D1 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, D1 का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, D1 का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें ये कह रहा है कि देखो सर दोनों केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो भैया D1, D0 या D1 हो तो आप लिगेंड कोई सा भी ले लो, कॉन्फ़िगरेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। कॉन्फ़िगरेशन पे बच्चा इफेक्ट नहीं आता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। D2, दूसरा इलेक्ट्रॉन SFL और दूसरा इलेक्ट्रॉन WFL। ठीक है? यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया था और पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया था। आप वो क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरने हैं तो भरने ही हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब अपन कहते हैं कि सर देखो इन तीनों का एनर्जी सेम है,
इन तीनों का एनर्जी सेम है। तो आप लोग क्या कहते हो, जिन ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है वो कहलाते हैं डीजेनरेट, और डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो रूल काम आता है वो आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। और वो क्या कहता है कि जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं पहले उनको हाफ फिल्ड कर लो, पहले उनको हाफ फिल्ड कर लो। आ जाओ भैया, D2 जो है, D2 में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में, तो T2G 2 और Eg 0। यहां भी किस में जाएगा, T2G में 2 और Eg में 0। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां गया, T2G, और सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां गया, T2G। देखो सर, क्या D2 का कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्या D2 का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो भैया D2 जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन तुम कैसे भी, सॉरी, लिगेंड कैसा भी ले लो, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम। बाकी चीजें बदल सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं है, अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है। आ जाओ D3, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये लो बेटा आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन नंबर 3। यहां भी इलेक्ट्रॉन नंबर 3, यहां पर लोअर एनर्जी में जाएगा और यहां भी किस में जाएगा, लोअर एनर्जी में। क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, T2G 3 और Eg में 0, और यहां भी कितना आएगा, T2G 3 Eg में 0। चेक करो क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया गया, नहीं सर। लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया तो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आ जाओ, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन नंबर 4, यहां पर अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 4, यहां भी ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 4। तो देखो सर, अब देखो दुनिया बदलेगी, कैसे, देखो सर, यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा O का वैल्यू ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी में जाने के बजाय लोअर एनर्जी में आके पेयर अप होना पसंद करेगा। क्यों, जब यहां पर आकर वो जितना एनर्जी लेगा उसका ओवरऑल वैल्यू कम होगा, और यहां पर जाएगा तो जितना एनर्जी लेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। बात क्लियर है। तो अब क्या होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पेयर हो जाता है। WFL के केस में देखना, देखो सर, यहां पर ये डेल्टा O का वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को तू यहां लाकर जब युग्म बनाएगा, पेयर बनाएगा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का वैल्यू ज्यादा। क्लियर, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का वैल्यू ज्यादा, यहां पर जाएगा तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का वैल्यू कम, तो हम किसके साथ जाते हैं, कम ऊर्जा के साथ। तो यहां पेयर बनेगा लेकिन यहां पर पेयर नहीं बनेगा। क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर एक थिक लाइन बना देते हैं, सॉलिड लाइन बना देते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या आ जाएगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, T2G में 4 और Eg में 0। देख लो यहां पर, देखो यहां पर कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, T2G में 3 और Eg में 1। हाँ भाई, देखें क्या इसकी दुनिया बदल गई क्या, हाँ सर दुनिया बदल गई। यहां पर Eg खाली, यहां पर Eg में इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब D4 कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। बदलने का इफेक्ट भी बताऊंगा थोड़ी देर में। आ जाओ D5, इसका 5वां इलेक्ट्रॉन अब फटाफट खींच देते हैं। इसका 5वां इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा और इसका 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां चला जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन बच्चा क्या हो जाएगा, तो तू क्या बोलेगा, T2G में 5 और Eg में कितना, 0। यहां पर T2G में 3 और Eg में कितना, 2। ये कॉन्फ़िगरेशन तेरे को देखने को मिलेगा। क्लियर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन नंबर छठवां इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। देखो भैया अभी भी पेयर बनना बाकी है, ये लो बन गया पेयर। यहां पर छठवां इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखो सारे के सारे हाफ फिल्ड हो गए। तो आब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है, सॉरी हंस रूल क्या कहता है कि जब सारे पेयर हो जाएं, जब सारे हाफ फिल्ड हो जाएं, सब हाफ फिल्ड हो जाएं तो पेयरिंग स्टार्ट करवा दो। तो छठवां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां पर, वहां पर छठवां इलेक्ट्रॉन वहां पर। आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G में कितने, 6 और Eg में कितना, 0। यहां पर देखो, यहां पर T2G में 4 और Eg में कितना है, 2। T2G में 4 और Eg में कितना है, 2। ये कंडीशन बनती है कब, जब तुम इसकी बात करते हो। आ जाओ भैया 7वां इलेक्ट्रॉन ले आओ।
सेवंथ इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो सेवंथ इलेक्ट्रॉन देखो ये सारे फुलफिल हैं, तो सेवंथ इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। सर यहां पर सेवंथ इलेक्ट्रॉन देखना, सर ये यहां पर पेयरिंग कर जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा, T2G6 और Eg में 1, यहां पर क्या बनेगा, T2G में 5 और Eg में 2, ये कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनेगा। क्लियर, ये रहा, ठीक है। यहां पर मैं एक सॉलिड लाइन बना देता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। आठवां इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, यहां पर आठवां इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो आठवां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर आठवां इलेक्ट्रॉन ले आओ बेटा, आठवां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर बनाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा T2G6 और Eg में 2, यहां पर क्या बनेगा, T2G में 6 और Eg में 2। क्लियर है, देखो देखिए कॉन्फ़िगरेशन फिर से सेम आ गया। यहां पर देखो, इसमें यहां से लेकर यहां तक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ऊपर सबका सेम, नीचे भी सेम आना स्टार्ट हो गया। आ जाओ भैया, 9वां इलेक्ट्रॉन ले आओ, इलेक्ट्रॉन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन नंबर 9 क्या करेगा, पेयर बनाएगा। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नंबर 9 क्या बनाएगा, पेयर। आ जाओ, क्या बनेगा बेटा, तो तुम क्या बोलोगे, T2G6 और Eg3, ये क्या बन जाएगा बच्चा, T2G6 और Eg3, सेम कॉन्फ़िगरेशन। आ जाओ भैया, 10वां इलेक्ट्रॉन, ये लो 10वां इलेक्ट्रॉन और ये लो 10वां इलेक्ट्रॉन, मजबूरी है पेयर होएगा, मजबूरी है पेयर होएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या देगा बच्चा तू, तो तू क्या बोलेगा, T2G6 और Eg4। बेटा यहां पर क्या देगा, T2G6 और Eg4। देखो सर, यहां कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहां कॉन्फ़िगरेशन सेम, बस बदला कौन है, तो आपने कहा कि सर ये वाला, बदला कौन है, तो आपने क्या बोला सर, ये वाला। तो अपन देखो, याद करो, वीबीटी में जब मैं कंक्लूजन पढ़ा रहा था, वीबीटी में जब मैं कंक्लूजन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि सर D0, D1, D2, D3 जो होता है, वहां पर लिगेंड के नेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता, स्ट्रॉन्ग और वीक में सेम रिजल्ट मिलता है। सर D8, 9, 10, D8, 9, 10 में भी क्या होता है, सेम रिजल्ट मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। सर लिगेंड की स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। दिक्कत कहां आती है, 4, 5, 6 और 7 सब कुछ यहीं पर आता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, बताता हूं आगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बताता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बताता हूं, जल्दी करें सर थोड़ा सा, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ जाते हैं। होते ही डन बोल दो भैया, जल्दी करें थोड़ा सा, जल्दी करें थोड़ा सा, डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हो गया भाई, चलो, हाँ भाई सबका डन है, बहुत बढ़िया बेटा। प्रदीप बहुत अच्छी कलाकारी लगाई आपने, बहुत अच्छे इमोटिकॉन भेजे आपने। चलो आ जाओ, अब देखो सर, अब अपन बात करते हैं, ठीक है सर। ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। देखना सर, हम यहां पर एक बात करेंगे, हम क्या कहते हैं कि सर हमारे पास, देखो ध्यान से सुनना, मैं दो बात लिख रहा हूं। अगर Eg जो है वो वैकेंट होता है तो क्या होता है, और Eg अगर फिल्ड होता है, भर जाता है, तो क्या होता है। आप लोग बच्चों क्या कहते हो, ध्यान से सुनना। Eg में कौन कौन आता है, dx² - y² और dz²। sp3d2 या d2sp3 में भी कौन होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, dx² - y² और dz²। तो बच्चा इतनी बात याद रखना कि अगर Eg खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये भर जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब आ जाओ, देखो सर यहां पर Eg खाली, Eg खाली, Eg खाली, Eg खाली, Eg खाली, खाली खाली खाली, ठीक है, सब में खाली है। आ जाओ, तो अपन क्या कहते हैं कि अगर D0, D1, D2, D3 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो चाहे तेरा लिगेंड SFL हो या तेरा लिगेंड WFL हो, क्या बनता है, D2sp3 बनता है।
क्या बनता है, D2sp3 बनता है, D2sp3 बनता है। क्लियर है इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब अपन क्या कहते हैं कि ये देखो, ये सब के सब, ये देखो ये तीनों क्या होते हैं, पैरामैग्नेट, और ये कैसा होता है, डायामैग्नेट। मैग्नेटिक नेचर भी क्लियर है। पैरामैग्नेट और डायामैग्नेट जो है वो मैंने बता दिया है। दूसरा केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर बेटा D8 हो, D9 हो, D10 हो, चाहे तुम SFL ले लो बेटा, चाहे WFL ले लो, आ जाओ सर। देखो Eg भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ, Eg भरा पड़ा है, Eg खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d2। देखो सर D8 D9 पैरामैग्नेट होंगे और D10 कैसा होगा, डायामैग्नेट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, D4 D5 D6 D7, पहला केस WFL, दूसरा केस SFL। पहला केस WFL, दूसरा केस SFL। आ जाओ भाई, WFL लिखा है पहले, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, Eg भरा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देगा, sp3d2। ठीक है, और सबके सब पैरामैग्नेट होंगे, देख लो सबके सब क्या होंगे, पैरामैग्नेट, सबके पास कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑल आर पैरामैग्नेट। वीबीटी जो बता नहीं पा रहा था वो CFT समझा रहा है। आ जाओ, अगर SFL है तो सुन लो भाई, Eg खाली खाली खाली। एक बार 3 की बात करता हूं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, D2sp3। आ जाओ भाई, अब देखो सर Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, Eg कहां होता है, तो तुम क्या कहते हो, यहां पर। T2g कहां होता है, यहां पर। यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, हायर एनर्जी में है, और ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं कि यहां भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनता है, तो आप लोग क्या कहते हो, D2sp3। बात क्लियर होगी, ये बात जहां पर अटकती थी उसका रिजल्ट मिल चुका है। अब सुनो अगली बात सुनना, अपन कहते हैं कि सर अगर SFL होता है तो 4 5 6 7 बात कर लो। देखो अनपेयर्ड है, यहां पर देखो, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे के सारे पेयर्ड है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर पैरामैग्नेट होते हैं, बट D6 कैसा होता है, डायामैग्नेट होता है। क्लियर है, ये आपका कंक्लूजन होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो बेटा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। ये बात होती है बेटा किसकी, तो अपन कहते हैं कि सर ये हमारे CFT की कहानी होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो सर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मार के डन डनाडन बोल दो फटाफट। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, बात को खत्म करो, आगे बढ़ते हैं, बात को खत्म करते हैं। जल्दी करें सर थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लें सर और फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। कविता चौधरी, सर बहुत है आज के लिए। बहुत है आज के लिए। हाँ, वैसे भी बेटा मैं क्लास अभी ओवर करने ही वाला था, 3-4 मिनट बचे हैं वैसे भी, ठीक है। उससे पहले ही बेटा आप लोगों ने रोड़ा धोना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। चलो अब सुनो, ठीक है सर, यहाँ तक की कहानी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हो चुकी है, ठीक है। कल के लेक्चर में जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे बेटा किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो है वहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे होती है और एनर्जी लेवल जो है वो आपको कैसे मिलता है, उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो चलो तब तक के लिए गुड बाय। कोई दिक्कत हो तो बता देना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वैसे शाम के लेक्चर में मेटलर्जी में मिलते हैं सर, ठीक है, ओके बाय।